हाँ जी बेटा, फिर आपका वेलकम है जी ओवरहेड पार्ट 7 में। तो ओवरहेड पार्ट 7 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन की बातें कर रहे थे, थोड़े बहुत सिंपल से क्वेश्चन किए भी थे। अब लेवल बढ़ाने वाली बात है, ठीक है जी। तो तैयार रहें बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ले जी देखें एक बढ़िया सा सम। देखो भाई, जैसे एक 41 क्वेश्चन ठीक रहेगा पहले थोड़ा वार्म अप के लिए, एंड आफ्टर दैट अच्छे क्वेश्चन में ले जाएंगे। 41 क्वेश्चन कहता है एच लिमिटेड ऑब्जॉर्ब ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमिन्ड रेट। प्री डिटरमिन्ड मतलब पहले से कैलकुलेट किया होगा। फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्चुअल अमाउंट स्पेंट 170, अमाउंट ऑब्जॉर्ब्ड 150। देयर इज अ अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ 20,000, मतलब 20,000 रुपए की अंडर ऑब्जॉर्प्शन है, क्योंकि हमने खर्चा किया है 170, रिकवरी आई है 1.5 लाख की। सीओजीएस दिया होगा रुपए में, स्टॉक ऑफ एफजीबी रुपए में, इस बार डब्ल्यूआईपी भी रुपए में। पिछले क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो तो ये सब क्वांटिटी में थे। वो कहते हैं यूज एनी टू मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंडर ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो उनका इम्प्लीकेशन भी बताएं कि प्रॉफिट पे इम्प्लीकेशन क्या होगा। काम शुरू करते हैं सर, आराम से रिवाइज करते हैं क्या था। 41 क्वेश्चन में जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स वो 1,70,000, 1,70,000। और जो ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड है, ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड वो है 1.5 लाख। 1.5 लाख के ओवरहेड अब्जॉर्ब है। अब जो इन दोनों का गैप है वो अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो कि 20,000 रुपए की, मतलब 20,000 रुपए के ओवरहेड की कोई रिकवरी नहीं हो पाई है। अब सवाल ये कहता है कि भाई आप दो मेथड दे दो, यूजिंग टू मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो उसका प्रॉफिट पे इम्प्लीकेशन क्या होगा ये बता दो। सर टोटल मैं आपको बताऊं तो 3 मेथड होते हैं। वन इज ट्रांसफर टू पीएनएल, मतलब हम सारा डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से मान लें। दूसरा इज सप्लीमेंट्री रेट, मतलब सप्लीमेंट्री रेट की वजह से सारा ट्रीट कर देंगे। तीसरा होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब कुछ भी ना करो, जो इस बार अब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसे ओपनिंग बैलेंस बना दो अगले साल का, मतलब इस बार के खर्चे को अगले साल का खर्चा बना दो। ये भी मेथड है। पर वो जो 60% 40% हो रहा था वो इस 20,000 पे हम अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर दैट हमें कोई स्टैंडर्ड रूल याद नहीं रखना कि 60% इसकी वजह से होता है, 40 इसकी वजह से होता है, या 50-50 होता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन वैसी गाइडेंस देगा तो ठीक है बात, अदरवाइज जितना अंडर ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड्स है उस पूरे का एक ही ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। जैसे हम कहेंगे मेथड 1, पहला मेथड ट्रांसफर अंडर ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड्स टू P&L अकाउंट, मतलब आप अंडर ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड्स को P&L में डाल दें पूरे 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 20,000। दैट इज मैं लिख दूं 20,000 शुड बी ट्रांसफर्ड टू P&L। अब अगर ये पूछे कि यदि इम्प्लीकेशन बताओ, इस मेथड की इम्प्लीकेशन क्या होगी, सर अगर आप पूरा 20,000 P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 20,000 से रिड्यूस हो जाएगा। देखो, द करंट ईयर प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 20,000 रुपी। करंट ईयर का प्रॉफिट 20,000 रुपए से कम हो जाएगा। फिर है जी मेथड 2, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करेंगे, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन में जब आपने सप्लीमेंट्री रेट निकाला था, मैं आपको दिखाता हूँ वो यूनिट के बेस पे निकाला था। ये देखिए जी, ये वो स्लाइड है, यहाँ हमने सप्लीमेंट्री रेट निकाला हुआ, ये देखिए
ये वो फॉर्मूला कि अंडर ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को यूनिट से डिवाइड करना है और सप्लीमेंट्री रेट 4 रुपये पर यूनिट आता है, फिर वो अप्लाई होगा। अब सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए यूनिट्स नहीं है बेटा, वैल्यू टर्म में बातें करनी होगी। जैसे हमारे पास यूजीएस है 3,36,000 रुपये, एक बार पढ़ भी लेते हैं सर। बिल्कुल। एफजी का स्टॉक है 96,000, एफजी 96,000 और डब्ल्यूआईपी इज 48,000। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ 3,36,000 प्लस 96 प्लस 48। एक मिनट जरा आप देंगे, आज मुझे थोड़ा सा कुछ जरूरी है, जैसे आपको बताइए। हेलो, हाँ जी बेटा, थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब सब सॉर्ट आउट हो गया तो मैं वापस हूँ। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, बट क्या करें, थोड़ी कंडीशन ऐसी हैं आजकल। तो सप्लीमेंट्री रेट मैं समझाने जा रहा था कि कैसे लग पाएगा। सर यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स नहीं है तो रुपए तो है ना। इन रुपए की वैल्यू 4,80,000 रुपये बनती है, सारे मिला लिए। इसमें आपका सीओजीएस भी आ गया,
क्लोजिंग एफजी भी आ गया और डब्ल्यूएचपी भी आ गया। अब अगर इससे मैं सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट के बजाय पर रुपी निकाल दूं, जैसे मेरे अंडर ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड्स, जैसे कि मेरे अंडर ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड्स कितने हैं 20,000 के, और 4,80,000 से डिवाइड कर देता हूँ, इट इज बेसिकली 1/24। मुझे पॉइंटों में ना जाए, कॉस्टिंग में ज्यादा फ्रैक्शन रख लें, अगर डेसिमल रनिंग आ रहा हो कॉस्टिंग आसान हो जाती है। अभी अप्लाई कैसे होगा सर? सीओजीएस की कॉस्ट भी बढ़ा दूं, 3,36,000 रुपए हैं, हर रुपए के पीछे 1/24 बढ़ता है, तो देखो 3,36,000 कितना बढ़ जाता है, 14,000 रुपये। सर इंक्रीज इन एफ भी कर दो, 96,000 इंटू 1/24, 4,000 रुपये ये भी बढ़ेंगे। इंक्रीज इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कर दो, 48,000 इंटू 1/24, 2,000 रुपये ये भी बढ़ेंगे, तो कुल मिला के 20,000 रुपये आपके एडजस्ट हो गए। अब आप देखें कि इधर प्रॉफिट पे क्या असर होगा। सर प्रॉफिट में करंट ईयर पे सिर्फ इसका ही असर होगा, जितनी सीओजीएस बढ़ेगी उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये अपना असर अगले साल दिखाएंगे, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी, समझे कि नहीं? तो आप लिखोगे प्रॉफिट विल डिक्रीज, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर विल डिक्रीज बाय 14,000 रुपीज, 14,000 रुपये। ठीक है जी, और बात करते हैं। अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करो सर, ये बहुत आसान था। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा बेटा अंडर ओवर पे, लाइक क्वेश्चन नंबर इज 46, ये आप अच्छी तरह समझें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन यूनिट, वर्कआउट ओवर अब्सॉर्ब्ड और अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड resulted during the month of review. Unit having a strength of 20 workmen, मतलब यहाँ 20 वर्कर थे, and they planned for 290 working days, मतलब मैं प्लानिंग की थी 290 दिन काम करेंगे, 8 hour each with half an hour break, और उसमें आधे घंटे की ब्रेक भी थी। Based on the earlier year trend, it is forecast कि average absenteeism would be 10 days, इसके अलावा 30 days की leave eligibility भी होगी, और जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 75,000 है। तो इस क्वेश्चन में पढ़ के आपको दिख गया होगा कि रेट हमें खुद निकालना है, नहीं दिखा तो ये लाइन पढ़े। लाइन कहती है यूनिट फॉलोज सिस्टम ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, मतलब यहाँ पे सिस्टम ओवरहेड रिकवरी का किस पे बेस्ड है? डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो कैसे करें? दोबारा पढ़े सर। एक फैक्ट्री जिसमें 20 वर्कर, 290 दिन उन्होंने प्लान किया काम करेंगे, 8 घंटे पर आधे घंटे की ब्रेक भी है, और जो फोरकास्ट है, जो एस्टिमेट्स है, वही कहते हैं कि वर्कर 10 दिन तो एब्सेंट होंगे, इसके अलावा 30 दिन की छुट्टी उन्हें वैसे ही अलाउड है। अब अगर उनका बजटेड ओवरहेड 75,000 है और उनका सिस्टम है रिकवरी का ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, तो उनका ओवरहेड रेट ऐसे आएगा, overhead absorption rate per direct labor hour is equal to budgeted factory overheads divided by budgeted direct labor hours। ये दो चीजें अगर आपको मिल जाए तो आपका रेट आ जाएगा। आपको एक चीज तो मिल गई है कि बजटेड ओवरहेड 75,000, लेबर आवर नहीं मिले अभी तक। फिर उसके बाद एक्चुअल में कितने ओवरहेड्स हुए और कैसे एक्चुअल वर्किंग हुई, बड़ी कहानी थी। अगर एग्जाम का जो रूल होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना बेटा, तो बेटा कंफ्यूज भी हो सकता है। आगे एक्चुअल ओवरहेड्स है, डिटेल्स रिगार्डिंग एक्चुअल वर्किंग है, भाई बजटेड आवर्स तो निकले नहीं अभी तक, एक्चुअल वर्किंग की डिटेल पढ़ के क्या कर लेगा? जब बजटेड आवर्स निकालने हैं तो एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं, वो तो बाद की बातें हैं, बजट के लिए डाटा दिया हुआ है,
कंसंट्रेट ऑन दैट, ठीक है। तो बजटेड आवर्स निकालते हैं वो मिलके। स्टेटमेंट शोइंग बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। पहले यहाँ हम लिखेंगे मैक्सिमम आवर्स, ये कैसे, ये सर पहली लाइन में है, 20 वर्कर 290 दिन 8 घंटे पर हाफ एन आवर ब्रेक। तो आपको क्या कर देना चाहिए, आपको 20 वर्कर इंटू 290 दिन, यहाँ 8 घंटे लेना चाहिए, यहाँ 7.5 कर देना चाहिए, 8 में से आधे घंटे की ब्रेक है। तो अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करें 20 290 इंटू 7.5 43,500 आवर्स। अब इसमें से कुछ नोन रीजंस जिनके कारण काम नहीं हो पाएगा माइनस करते चले। एब्सेंटिज्म, एब्सेंट कितने दिन होने वाले हो, बेस्ड ऑन द अर्लियर ट्रेंड इट इज फोरकास्ट एब्सेंटिज्म वुड बी 10 days, 10 दिन। तो 10 दिन, यहाँ वर्कर लिखें सच 20 वर्कर्स 10 दिन 7.5 घंटे के हिसाब से वेस्टेज 1500 घंटे बनते हैं वैसे तो फिर भी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं यहाँ, 1500 घंटे आगे। अब इसके बाद बढ़े, वहां लिखा है इन एडिशन टू एलिजिबिलिटी ऑफ 30 day एनुअल लीव, मतलब इसके अलावा उन्हें एनुअल लीव भी अलाउ है। ये एब्सेंटिज्म एनुअल लीव के अलावा थी। एनुअल लीव तो आपको पता ही है लेबर के चैप्टर से ही, जो अलाउ हो तो मान ही लोग छुट्टी ले लेंगे। तो यहाँ ये 20 बंदे 30 days की एनुअल लीव लेने वाले हैं। तो कुछ और टाइम चला गया। अब माइनस करके आपके पास बजटेड आवर्स आ गए, दिस इज योर बजटेड आवर्स। 37,500 घंटे। अब अगर आपको रेट फिक्स करना है ऑन द बेसिस ऑफ DLH तो अभी हो जाएगा। जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 75,000, आर 37,500, तो रेट पर आर तो आ गया। देखो जी, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आर is equal to budgeted overheads divided by budgeted direct labor hours. Budgeted overheads 75,000, budgeted hours 37,500, रेट आ जाएगा 2 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इस तरीके से आप अपने बजटेड रेट तक पहुंच गए। इसमें इस बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पिछले सवालों में ये दिया होता था, ठीक। अब डाटा, एक्चुअल डाटा आपको बताता है कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो 71,200 है। The following are the details regarding actual working। और अब जो एक्चुअल वर्किंग हुई उसकी डिटेल्स आपको दी जा रही है। कहता फैक्ट्री 3 दिन एक्स्ट्रा चली to meet the production target. Factory worked 3 days extra, but 1 additional paid holiday had to be declared. 3 दिन एक्स्ट्रा लगा ले पर एक छुट्टी भी करनी पड़ेगी। And there was a breakdown of major equipment जिससे 350 घंटे का नुकसान हुआ। ये एक्चुअल इवेंट्स हैं, बजट में नहीं हमने सोचा था कि ब्रेकडाउन होगा, याद है आपको। टोटल ओवर टाइम 3 एक्स्ट्रा दिनों के अलावा, मतलब 3 तो दिन ही एक्स्ट्रा थे ना पूरे, उसके अलावा ओवर टाइम जैसे 9 से 5 बुलाते हो पर 6 बजे तक रोक लेते हो, 7 बजे तक रोक लेते हो, उसे ओवर टाइम कहते हैं। तो उस ओवर टाइम के 680 घंटे हैं। और जो एब्सेंटिज्म 10 दिन था, उसके बजाय एब्सेंटिज्म कितना है ना 12।
तो अभी सारा समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल आवर्स कैसे आएंगे, लियो समझते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल आवर्स, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल DLH, पहले लिखो जी बजटेड आवर्स 37,500। अब जहां हमें लगेगा कि एक्चुअल में काम ज्यादा हुआ, जो हमने बजट में सोचा था उससे ज्यादा काम होने लग गया, वहाँ हम एडअप करेंगे। और जहां हमें लगेगा कि जो हमने बजट में सोचा था इस वजह से वो हो नहीं पाएगा, तो हम माइनस करेंगे। लियो देखें, पहली लाइन कहती है फैक्ट्री वर्क 3 days एक्स्ट्रा टू मीट प्रोडक्शन टारगेट, एक्स्ट्रा डेज एड एक्स्ट्रा डेज। बस ये याद रखना कि यहाँ 20 बंदे हैं तो 3 days इंटू 7.5, इस तरीके से 20 इंटू 3 450 आवर्स यहाँ से आ गए। फिर आगे लिखा बट 1 additional paid holiday had to be declared, additional holiday 20 वर्कर्स, एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी, $150 आ गया। There was a breakdown of, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी हाँ हाँ जी बेटा, तो वापस तो 1 additional holiday होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि there was a breakdown of major equipment leading to the loss of 350 man hours। तो ब्रेकडाउन की वजह से 350 घंटे वेस्ट हो गए, माइनस ब्रेकडाउन 350 घंटे। उसके बाद टोटल ओवर टाइम अमाउंटेड टू 680 आवर्स, मतलब कह रहे हैं इन 3 दिनों के अलावा आपका ओवर टाइम 680 आवर्स है। तो यहाँ में लिखना ओवर टाइम 680 आवर्स, 680 आवर्स। फिर वो कह रहा है कि आपकी जो एब्सेंटिज्म है वो आपने 10 दिन सोचा था, उसके बजाय 12 दिन है। एक्चुअल एवरेज एब्सेंटिज्म पर वर्कमैन वाज 12 days। तो जो एक्स्ट्रा एब्सेंटिज्म है वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट में तो हमने 10 ही सोचा था ना। एक्स्ट्रा एब्सेंट 20 वर्कर इंटू 2 दिन इंटू 7.5, तो 300 आ गया। अब नेटिंग करो, 37,500 प्लस 450, 680 माइनस 150 माइनस 350 माइनस 300, तो 37,830 घंटे आ रहे हैं। देखो ये हमारा बजट था, ये हमारी सोच थी कि ऐसा होगा हमारे साथ, वैसा कभी होता नहीं। हमने जितना सोचा था उससे 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, मैंने टाइम ऐड कर दिया। हमने जितना सोचा था एक छुट्टी और की, मैंने लेस कर दिया। हमने ओवर टाइम किया जो कि बजट में नहीं सोचा था, मैंने ऐड कर दिया। हमारी मशीन ब्रेक डाउन होगी, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने माइनस कर दिया। फिर मैंने 2 एक्स्ट्रा एब्सेंटिज्म देखी, मैंने सोचा 10 दिन छुट्टी लेंगे ये लोग। ये देखो बजट बनाते हुए तो मैंने सोचा हुआ है कि ये लोग 10 दिन के लिए एब्सेंट होंगे, पर ये तो बहुत छुट्टी करने वाले निकले, 12 दिन के लिए एब्सेंट हो गए। अब मैं 12 नहीं माइनस करूंगा, क्योंकि बजट बनाते वक्त 10 तक माइनस हुआ है,
2 दिन एक्स्ट्रा माइनस करूंगा, ये मेरे एक्चुअल आवर्स आ रहे, ये मेरे एक्चुअल आवर्स आ रहे। अब मैं क्या करूंगा, इसके बेस पे ओवरहेड अब्सॉर्ब निकालूंगा। देखो जी, ओवरहेड अब्सॉर्ब इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स 37,830, रेट पर आवर 2 मल्टीप्लाई 75660 के ओवरहेड अब्सॉर्ब है। तो इससे ओवरहेड आपके हाथ लगेंगे। 75660 अब्सॉर्ब किए, एक्चुअल में ओवरहेड है 71,200 के, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। सर अब आप इस टॉपिक में भी एक्सपर्ट्स की तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये पार्ट थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो मैं सॉर्ट आउट करके दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी बेटा, फिर काम को और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमारा ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड आ गया था 4460, अब अंडर ओवर पे मॉड्यूल में भी सम दिए होते हैं, उसमें कुछ अच्छे जो लेंथी टाइप सम है वो मैं इस असाइनमेंट में रखता होता हूँ। तो स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर भी आपको बता दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन अभी के अभी कवर करा दिए जाएंगे। इनका फुल फ्लैश सोल्यूशन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि स्टडी में सॉल्व है, समझाने वाली बात ही रखी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 54 है, तो ये स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 17 की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो प्लीज नोट डाउन कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन 17 पे है। तो ये इलस्ट्रेशन अब मैं आपको समझा दूंगा, सिंपल है बट है लेंथी थोड़ी, तो क्लास में करवाना ही ठीक रहेगा। जिस तरह कहते हैं जी, फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड द पॉलिसी ऑफ फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड of entire factory by adopting a single blanket rate based on percentage of total factory overhead to total factory wages। अब blanket rate word यूज हुआ, बच्चे का दिमाग चलने लग गया, सर blanket rate क्या होता है हमें बताएं। सर जैसे P1, P2, P3 अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके अपने अपने ओवरहेड, सबके बेस भी अपनी होनी चाहिए। जैसे इसका लेबर आर हो गया, इसका मशीन आर हो गया, इसका वेजेस हो गया। इसे अगर ऐसे कंप्यूट करें तो इसे डिपार्टमेंटल रेट्स बोलेंगे। पर अगर इन सारे डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को ऐड करके और बेस भी एक ही रख लेंगे, जैसे टोटल वेजेस, टोटल आवर्स, उसके बेस पे जो रेट निकलेगा उसे ब्लैंकेट रेट बोलेंगे। अब आप सुन के देखिए हम क्या कहते हैं। The policy of the factory is to recover the production overhead by adopting single blanket rate, which is based upon percentage of total factory overhead to total factory wages। मतलब one base of absorption, one base, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड उठा के पूरी फैक्ट्री के वेजेस से डिवाइड कर दिए। डाटा जब मैं देखता हूं तो मशीन, असेंबली और पैकिंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। तीनों में मेरे को डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड सब दिए हुए हैं, पर 2 तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बजट भी दिया हुआ है, एक्चुअल भी दिया हुआ है। रेट क्या होता है बेटा, रेट जो फिक्स होता है वो क्या होता है, प्री डिटरमिन्ड। तो रेट किसके बेस पे फिक्स करोगे, सर बजट के बेस पे। तो इसके बाद आपको एक डिटेल दी हुई है जॉब की, डिटेल ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब, जॉब नंबर CW7083। इस जॉब में कितना मटेरियल लगा, कितनी वेजेस लगी, कितने लेबर आ रहा है, कितने मशीन आ रहा है, ये भी दिया होगा। मतलब ये काम है ना, ये CW7083 कुछ नहीं है। जैसे आपका IPCC का रजिस्ट्रेशन नंबर है, NRO नंबर, अब इंस्टीट्यूट ने आपका हिसाब किताब रखने के लिए NRO नंबर बना रखे हैं, ऐसे इन्होंने अपने यहाँ जो काम होते हैं उनका कुछ कोडिंग कर रखा है CW7083। इनको आपके रोल आप रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं समझ आएगा, आपको इनका कोड नहीं समझ आएगा, ठीक है, तो दिक्कत कोई नहीं। अब इस जॉब में कितना मटेरियल लगा, कितनी वेजेस लगी, डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर कहता है फैक्ट्री 30% फैक्ट्री कॉस्ट पे ऐड करती है टू कवर एडमिन, सेलिंग एंड प्रॉफिट।
कैलकुलेट दी अब्जॉर्प्शन रेट एज पर करंट पॉलिसी ऑफ कंपनी। कहता है करंट पॉलिसी के हिसाब से अब्जॉर्प्शन रेट बताओ, तो इस जॉब का सेलिंग प्राइस डिटरमिन करके दो। करंट पॉलिसी क्या थी? करंट पॉलिसी थी ब्लैंकेट रेट विच इज बेस्ड ऑन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल वेजेस। तो हमें ब्लैंकेट रेट ऐसे मिलेगा, अगर हम बजट में लिखे हुए फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके बजट में लिखी हुई वेजेस से डिवाइड कर दें, ये देखिए ब्लैंकेट रेट, इसके अंदर इन्होंने आपकी फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दी 625, वेजेस ऐड कर दी 5 लाख, परसेंटेज आ गई 125%। मतलब इसमें ये इग्नोर हो गया कि डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, अलग अलग रेट होने चाहिए। ब्लैंकेट कंबल पाता है जी, कंबल पूरा कट्ठे ही, ठीक है, पंजाबी वर्जन। तो ब्लैंकेट रेट में सब कट्ठे हो जाता है, 6,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख, कितना आ गया? 125%। बहुत ही आसान। जरूरी बात है, रेट किसके बेस पे डिटरमिन होगा? बजटेड फिगर्स के बेस पे। तो हमने बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड वेजेस ही यूज किए हैं। फिर अगला पार्ट क्या कहता है? कहता है इसी पार्ट में रो बेटा, ये पार्ट कहता है डिटरमिन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब। आपको सिर्फ रेट नहीं, सेलिंग प्राइस भी निकालना है इस जॉब का। तो इस जॉब में मटेरियल 3 जगह पे लगा, वेजेस 3 जगह पे लगी, ओवरहेड इकट्ठे आ जाएगा। ओवरहेड आते ही आपको याद होगी कॉस्ट शीट कि जब मेरे पास मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तक आ जाएगा तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में मैं 30% और ऐड करूंगा, फैक्ट्री कॉस्ट पे मैं 30% और ऐड करूंगा तो मेरे एडमिन, सेलिंग और प्रॉफिट भी आ जाएंगे। बस इतना, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा? मटेरियल दिखा दिया 2100, वेजेस दिखा दी 660। अब 660 की वेजेस पे 125% ओवरहेड डाल दिया गया, फैक्ट्री कॉस्ट आई 3585, 30% और एडअप किया गया, इसमें एडमिन, सेलिंग, द प्रॉफिट सब आ गया। इस तरीके से मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में सेलिंग प्राइस तक पहुंची सरकार हमारी, और सरकार के साथ साथ हम भी पहुंचे। हाँ जी, यहां तक क्लियर? 100%, 100%। हाँ, दूसरा पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का? कहता है भाई कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स दे अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के, तो उन मेथड्स के हिसाब से रेट दे। हाँ सर, अब ऑल्टरनेटिव मेथड्स में पहले डाटा देते हैं। जैसे 3,60,000 के ओवरहेड्स हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के, अगर मैं बताऊं कितने मेथड हो सकते हैं जो डाटा अवेलेबल है उसके बेस पे। सर ओवरहेड को आप मटेरियल कॉस्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। आप ओवरहेड को लेबर कॉस्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट आ जाएगा। आप ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर अगर आपका दिल यहाँ ना भरे तो आप इसे मशीन आर से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर ओवरहेड रेट पर मशीन आर आ जाएगा। आप ओवरहेड को लेबर आर से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर ओवरहेड रेट पर लेबर आर आ जाएगा। इतना सारा डाटा इस क्वेश्चन में है जिससे आप ये सब कर सकते हैं। ये देखो, मटेरियल भी है, वेजेस भी है, लेबर आर भी है, मशीन आर भी है। पर सर क्या हम 5-5 रेट निकाल देंगे? हम तो पागल हो जाएंगे। 5-5 रेट, 3-3 डिपार्टमेंट, 15 आंसर। बस जब ये फीलिंग एग्जाम में आए तो सोच लो कि होगा कुछ और, इससे निकल पड़ो। सवाल कहता है सूटेबल मेथड बता रहे। सर देखो जब सवाल आप पे डालना, कॉस्ट बेस्ड मेथड कभी ना करो। कॉस्ट का रिकॉर्ड ज्यादा मुश्किल होता है मेंटेन करना, आर्ली रिकॉर्ड ज्यादा एक्यूरेट होती है, उधर बेस पे अब्जॉर्प्शन सही होती है। बाकी आप सरकार की सुनो क्या कहती है सरकार। कहती कि जैसे मशीनिंग डिपार्टमेंट है, इन मशीनिंग डिपार्टमेंट द यूज ऑफ मशीन टाइम इज प्रिडोमिनेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। प्रिडोमिनेंट मैं आपको यहाँ चेक करा दूं, पहले डिपार्टमेंट मशीन डिपार्टमेंट में लेबर आर 20,000 है, मशीन आर 80,000 है, तो डोमिनेंस या प्रिडोमिनेंस तो दिखती है मशीन की। अब ये कहेंगे कि पहले डिपार्टमेंट का जो रेट फिक्स किया जाना है वो मशीन आर के बेसिस पे कर देना चाहिए। तो आप देखेंगे मशीन आर के बेसिस पे
फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय 80,000 करके 4.5 पर मशीन आर का एक रेट आ जाएगा। फिर असेंबली डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर इज मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वहां अगर आप देखें तो लेबर डोमिनेटिंग है। ये देखो असेंबली में मशीन आर सिर्फ 10,000 है और लेबर आर कितने 1 लाख, तो उसके बेस पे रेट फिक्स किया गया। पैकिंग में तो खैर है ही सिर्फ लेबर, तो लेबर के बेस पे। इस इलस्ट्रेशन को घर जाके मॉड्यूल में से देखना जरूर है आप लोगों ने, तो सॉल्व है ना, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। अब आपके इस नए मेथड के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस निकाला गया। सेलिंग प्राइस में मटेरियल लेबर तो वैसे के वैसे आ गए जैसे पहले थे। ओवरहेड नीचे बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। जैसे पहले डिपार्टमेंट में हमने मशीन आर रेट रिकमेंड किया, तो उसने मशीन आर बताए कि 180 मशीन आर है इंटू 4.5, तो उसके बेस पे ओवरहेड आ गई। दूसरे में हमने लेबर आर रेट रिकमेंड किया 120 लेबर आवर्स इंटू 1.4, ओवरहेड्स आ गई। पैकिंग में 40 इंटू 2.5, ऐसा करके 1078 के ओवरहेड आए। अब ये सब ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचे जैसे पहले भी पहुंचे थे 3838। इसमें 30% मार्जिन ऐड किया गया, तो मार्जिन आपका एडमिन, सेलिंग और प्रॉफिट को कवर करता है। इस तरीके से नया सेलिंग प्राइस और पुराना सेलिंग प्राइस दोनों में काफी फर्क है। सर न्यू मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट बिकॉज यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं तो रेट अलग अलग ही होना चाहिए। कंबल नहीं पहनना चाहिए, ब्लैंकेट रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा कोर्स समझे। कहता है कि यार डिपार्टमेंट वाइज एंड टोटल अंडर या ओवर रिकवरी निकाल दे बेस्ड ऑन करंट पॉलिसी एंड मेथड रिकमेंडेड बाय यू। मतलब आपको अब वो डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर ऑप्शन अपने मेथड में और आपके रिकमेंडेड मेथड्स में पूछ रहा हूँ। तो वैसे तो ये बहुत नॉर्मल है। जैसे ये देखिए, यदि आगे इन्होंने सोल्यूशन बनाया होगा। करंट पॉलिसी क्या थी? करंट पॉलिसी ये थी कि 125% ऑफ लेबर होगा, उससे ओवरहेड अब्सॉर्ब आ जाएगा। अब पहले डिपार्टमेंट के एक्चुअल ओवरहेड 96,000 है, एक्चुअल लेबर, उस पे ओवरहेड अब्सॉर्ब इतना आ गया। अगले पे 125% किया, इतना आ गया। फिर ओवरहेड अब्सॉर्ब को किससे कंपेयर करते हैं अंडर ओवर के लिए? सर एक्चुअल ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करके पता चला कि पहले में तो काफी हेवी अंडर अब्सॉर्प्शन। ऐसे ही फिर आपके रिकमेंडेड मेथड्स में किसी में मशीन आ रहा है तो ये आपको करना है, इतना अब आपका ही बनता है करना। तो याद रखें दोबारा से इसकी डिटेल। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 54, स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 17। गुड डन, शाबाश। तो ऐसे ही एक और सम हमने स्टडी में से रखा आपके लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। ये सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब काम करने वाला सम है। तो इधर आपको बताते हैं कि स्टडी मटेरियल में कहाँ दर्शन होंगे इन सब के। थोड़ा पीछे बढ़ेगा शायद। ये देखिए, इधर भी मैं आपको नंबर नोट डाउन कर दूं पहले। स्टडी मटेरियल में ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। स्टडी मटेरियल में ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन 9। बेटा ये हम हमारे टाइम से करते आ रहे हैं। हमारी अपनी खुद की इंटर की अटेम्प्ट नवंबर 2003 में थी, तब से देखते आ रहे हैं इसे। पेपर में नहीं आया बट लेंथी बहुत है, किसी पुराने टाइम में जरूर कभी आया होगा, तो ध्यान से स्टोरी सुनना जरा। स्टोरी, A Limited manufactured two product A and B. The manufacturing division consists of two department P1, P2 and two service department S1, S2. ये लिख लेना चाहिए, ऐसी बातें बड़े क्वेश्चन में भूल जाती हैं। A Limited एक कंपनी है जो दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है। क्या नाम है दो प्रोडक्ट का? A और B, दो तरह के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। बाकी इस कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, P1, P2 प्रोडक्शन वाले, S1, S2 सर्विस वाले। तो P1, P2 और S1, S2 ये 4 डिपार्टमेंट है इस कंपनी के अंदर। और सुनते हैं, आगे लिखा है बजटेड ओवरहेड रेट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड। P1 का रेट मशीन आर पे बेस्ड है, P2 का रेट लेबर आर पे बेस्ड है।
P1 डिपार्टमेंट में रेट इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, P2 डिपार्टमेंट में रेट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। इंफॉर्मेशन एक बार दोबारा सुनिए, रेट ऑफ P1 इज बेस्ड ऑन मशीन आवर, P2 इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। फिर लिखा हुआ है अप्लाइंग ओवरहेड्स प्री-डिटरमिन्ड रेट्स आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ये नॉर्मल है, ऑब्जर्व ऐसे ही होता है। आगे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैसे बांटा जाएगा ये भी लिख के दिया गया। S1 की कॉस्ट P1 और P2 में इक्वली बांट दी जाएगी। S1 की कॉस्ट P1 और P2 में इक्वली बांट दी जाएगी। मेथड सर अभी तक तो डायरेक्ट है क्योंकि सीधा सर्विस प्रोडक्शन में जा रही है, और ऐसे ही S2 की कॉस्ट P1 और P2 में 2:1 में बांट दी जाएगी। P1 P2 2:1। तो हमें S1 और S2 बांटने के लिए बेस दे रखे हैं। और सुनते हैं, the following budgeted and actual data are available. Annual profit plan data, इस चीज को चाहे अंडरलाइन कर ले बेटा आप, जो मॉड्यूल्स रहा था आपके, एनुअल प्रॉफिट प्लान डाटा। फैक्ट्री ओवरहेड बजट P1 P2 S1 S2 का इतना इतना दिखाता है। बजटेड आउटपुट A और B प्रोडक्ट के इतने, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है ये भी बताया होगा। बजटेड टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर प्रोडक्शन, जैसे P1 डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B पे क्या टाइम लगेगा, P2 डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट A और B पे क्या टाइम लगेगा, क्लियरली दिया होगा। इसे भी हम लिख सकते हैं, हमारे आगे काम आ सकता है। A और B प्रोडक्ट P1 P2 की बात पढ़ो। P1 प्रोडक्ट A पे 1.5 मशीन आवर, प्रोडक्ट B पे 1 आवर। P2 प्रोडक्ट A पे 2 आवर्स, प्रोडक्ट B पे 2.5 आवर। इतना इतना टाइम लगेगा। आगे लिखा है एवरेज वेज रेट इन P2 डिपार्टमेंट 72 रुपी पर आवर फॉर प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B के लिए 75। सारा मटेरियल P1 में ही यूज होगा, मतलब मटेरियल और फर्दर ऐड नहीं होगा। अब जो एक्चुअल डाटा दिया हुआ है जुलाई के महीने का, बजट कब का था, पूरे साल का, एक्चुअल डाटा 1 मंथ का। बड़ा क्वेश्चन है, सोना ना जाते रहना, F5 रिफ्रेश नहीं रिफ्रेश हो रहा तो कंट्रोल और डिलीट दोबारा से शुरू कर दो। तो एक्चुअल डाटा जुलाई के महीने का 1 मंथ का, क्या क्या बना, क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या खर्चे आए, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जब क्वेश्चन करेंगे तब पढ़ेंगे। अब आपको कहता है कि आप प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट निकाल दो हर डिपार्टमेंट के लिए। सर जो हमने लिखा उससे हमें काफी नॉलेज मिलेगी। P1 का जो ओवरहेड रेट है वो मशीन आवर्स पे बेस करना है, आपने ये सारी चीजें अभी नोट डाउन की थी, तो ये मशीन आवर्स पे बेस्ड होगा। और P2 का ओवरहेड रेट किस पे बेस्ड होगा, लेबर आवर्स पे। प्राइमरी डाटा दिए हुए हैं, सेकेंडरी कैसे बनानी है उसके लिए भी मदद पूरी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम ये मैनेज करते हैं। सर मैनेज तो सरकार ने किया ही हुआ, हमने तो सिर्फ देखना ही है। ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये रुक जाए अभी, ये देखें, ये इन्होंने प्राइमरी डाटा लिखा, बजटेड ओवरहेड्स P1 P2 S1 S2। फिर जैसा बोला गया था कि S1 की कॉस्ट इक्वली बांट दी गई, S2 की कॉस्ट 2:1 की रेशियो में बांटी गई। अब 31,50,000 का खर्चा P1 के सामने, 26,25,000 का खर्चा P2 के सामने। अब आपको यहाँ मशीन आवर्स बजट करने रहेंगे कि जैसे आपने पढ़ा था कि P1 मशीन आवर्स के बेसिस पे काम करेगा, P2 लेबर आवर्स के बेसिस पे। तो भाई ये कहाँ बनाए इन्होंने, सर ये इसके लिए नीचे नोट बनाया, वहां पहुंचना पड़ेगा। ये देखो प्रोडक्ट A और B के एनुअल आउटपुट लिख के फिर उन्हें टाइम से मल्टीप्लाई किया। टाइम मैंने आपके लिए नोट किया हुआ है। देखो P1 में A पे कितना टाइम लगता है, B पे कितना टाइम लगता है, पता है आपको, तो अब ये समझ आएगा कि 1.5 50,000 से 30,000 से टोटल P1 का टाइम जरा 1,05,000 आ गया। ऐसे ही P2 डिपार्टमेंट में टाइम कितना कितना लगता है, 2 आवर्स 2.5 आवर्स, तो 2 आवर्स 2.5 आवर्स।
1,75,000 घंटे। तो आपके पास दोनों डिपार्टमेंट के एनुअल एस्टिमेटेड आवर्स भी हैं और एनुअल ओवरहेड्स भी हैं, तो आप रेट निकाल क्यों नहीं देते? सॉरी हो जाता कई बार, ठीक है जी। तो अब ये ओवरहेड्स 31,50,000 है और इसके आवर्स हैं 1,05,000, तो उससे डिवाइड करके 30 रुपए का रेट आया था। 26,25,000 की ओवरहेड दूसरी तरफ है, 1,75,000 से डिवाइड करके 15 रुपए का रेट आ जाता है, ठीक है जी। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है बेटा। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट्स तो हमने निकाल भी दिए। एक बार क्विक रिकैप कैसे हुआ। सर प्राइमरी वैल्यूज पता थी, S1 सर्विस डिपार्टमेंट को इक्वली बांटना था, पता था, क्वेश्चन ने बताया था। S2 को 2:1 में बांटना, क्वेश्चन ने बताया था। और क्वेश्चन ने यह भी बताया था कि P1 डिपार्टमेंट का रेट मशीन आर पे होगा, P2 डिपार्टमेंट का रेट लेबर आर पे होगा। फिर क्वेश्चन ने यह भी बताया था कि पूरे साल में क्या क्या बनाना है। ये देखो, ए का बजट 50,000, बी का बजट 30,000, तो ये इतने इतने बनने थे 50 और 30, तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके P1 के लिए बजटेड आर निकाल लिए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके P2 के लिए बजटेड आर निकाल लिए। बजटेड आर्स को यूज करके अब्जॉर्प्शन रेट आ गया। अब्जॉर्प्शन रेट पे आप पहुंच चुके हैं, ध्यान दें। अब अब्जॉर्प्शन रेट के बाद की स्टोरी। सर सवाल कहता है प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। सवाल कह रहा है कि भाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना दे जुलाई के महीने में, जिसमें बजटेड कॉस्ट भी दिखा दे और एक्चुअल कॉस्ट भी दिखा दे। सर दिखा देते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, तो और कुछ हुक्म हो तो बताएं। तो सर ये देखें परफॉर्मेंस रिपोर्ट सरकारी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या होगा कि बजट के अकॉर्डिंग खर्चे लिखे होंगे, फिर जो एक्चुअल में खर्चा हो वो लिखा होगा। अब ये बजट के अकॉर्डिंग 4,000 इंटू 120 क्यों हुआ बताता हूँ आपको। सर हमारे 4,000 और 3,000 यूनिट बने ए और बी के इन द मंथ ऑफ जुलाई। इनका जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो तो क्वेश्चन में दिया होगा। ये देखो क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे रॉ मटेरियल ए और बी का बता रखा है, ये तो हमने डायरेक्ट वहां से देख के लिख लिया। अब जो बजटेड मटेरियल कॉस्ट है वो भी क्वेश्चन में ही दिया होगा। कहाँ दिया होगा सर, अब बताते हैं। जब ऊपर देखते हैं यहाँ रॉ मटेरियल का खर्चा प्रोडक्ट ए का 120, प्रोडक्ट बी का 150, तो बस मल्टीप्लाई ही करना है, आ गया। फिर लेबर का एक्चुअल खर्चा आपको पता है, एक्चुअल खर्चा क्वेश्चन ने दिया होगा। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक्चुअल खर्चा वेजेस का ए और बी की वेजेस दिया होगा, ये लिख दिया हमने ए और बी। अब उसका बजटेड खर्चा कैसे है सर, उसके लिए रेट्स पता करने होंगे। रेट्स कैसे पता चलेंगे सर, लेबर का रेट P2 डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए का 72 पर आ रहा है, प्रोडक्ट बी का 75 पर आ रहा है, और कितने कितने लेबर आवर्स है वो दिए हुए, प्रोडक्ट ए 2, प्रोडक्ट बी 2.5, तो ये आवर्स मल्टीप्लाई हुए हैं और कुछ नहीं, ये 2, 2.5, इस तरीके से आपके जैसे 4,000 घंटे 4,000 यूनिट पे इंटू 2 करके 8,000 घंटे लगने चाहिए थे, उधर रेट 72 होना चाहिए था, तो अकॉर्डिंगली। सर मुश्किल पता क्या है, मुश्किल है ओवरहेड के एक्चुअल निकालने। ये जो स्टार लगे हुए हैं ना, ये वाकई स्टार है। ओवरहेड के ये तो आ जाएंगे, ये तो बस मल्टीप्लाई किए हैं जो हमने रेट्स निकालने हैं उससे, टाइम पे हम देख के। जैसे टाइम वाला टेबल आपके पास पड़ा ना, यदि बेस पे ओवरहेड्स निकालेंगे, पर ये एक्चुअल फिगर तक कैसे पहुंचे। एक्चुअल डाटा मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो डिपार्टमेंट वाइज डाटा है, P1, P2, S1, S2। हमें चाहिए डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट वाइज कि P1 में A के कितने, P1 में B के कितने। तो ये चीज आसान नहीं है बेटा, कैसे होगी अभी देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी, ये देखिए सरकार ने बहुत मेहनत की है, थर्ड वर्किंग नोट आप देख रहे हैं। इन्होंने अब एक्चुअल ओवरहेड्स लिख दी, एक्चुअल ओवरहेड्स लिख दिए P1, P2, S1, S2 के। उसमें वही काम फिर शुरू हो गया, S1 को इक्वली बांट दिया गया, S2 को 2:1 की रेशो में बांटा गया।
फिर ये ओवरहेड्स P1 और P2 से P1 P2 S1 S2 से खाली P1 P2 में समा गए। अब P1 के इस वक्त 293 है, P2 के 250 है। फिर अब ये एक एक्चुअल रेट निकालने जाएगा। इसके लिए इसने P1 के आर्स देखे, ये सब क्वेश्चन में दिए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्स ये पड़े P1 के प्रोडक्ट ए और बी पे, ये ऐड कर लेगा तो आर्स आ जाएंगे 10,250। ऐसे ही दूसरे ऐड कर लेगा तो आर्स आ जाएंगे 15,600। अब एक मशीन आर रेट इसका आ गया, लेबर आर रेट इसका आ गया। आगे ही गेम तो आप समझ गए होंगे, जैसे मैं एक लिख के समझा दूं थोड़ा सा। अब P1 के 293 के ओवरहेड्स, उसको जिन आर से आपने डिवाइड किया, प्रोडक्ट ए और बी के आर से, ए के इतने, बी के इतने, इनसे डिवाइड किया, ये है वो 10,250 घंटे। इधर बेस पे एक रेट आया। अब आगे क्या किया गया, जितने घंटे प्रोडक्ट ए पे लगे थे, जैसे 6100 मल्टीप्लाई करके P1 डिपार्टमेंट में ए प्रोडक्ट के ओवरहेड आ गए, बी पे लगे थे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बी के ओवरहेड आ गए। और वो आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्रोडक्ट ए और बी के सामने ओवरहेड्स लिखे हुए। ऐसे ही P2 डिपार्टमेंट में किया गया कि जितने जितने घंटे जिस प्रोडक्ट पे लगे थे, रेट को मल्टीप्लाई करके ओवरहेड्स निकाल दिए गए। तो इतना आपको बहुत जरूरी समझना सर, सब सरकारी इंफॉर्मेशन थी। एक और करवा देंगे आज आपको, ताकि मॉड्यूल का बर्डन खत्म हो जाए और बच्चा सोचता है यार पता नहीं है चैप्टर खत्म कैसे होगा। सर खत्म ही है, अब ऑलमोस्ट सारी समझाने वाली बातें हो गई है, 2-4 टफ क्वेश्चन और मॉड्यूल जो तुम खुद भी कर सकते हो। 55 क्वेश्चन जी फिर से मॉड्यूल से ही है। यदि इलस्ट्रेशन नंबर में आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आप घर पे आराम से, मैं तो एक हिंट ही दे रहा हूँ ना, आपने घर पे आराम से समझना इन चीजों को। ये है जी स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 21। बात करते हैं, a company which sell 4 product, some of them unprofitable, proposes discontinuing the sale of one of them। कहता है कंपनी है जो 4 प्रोडक्ट में डील करती है, उसमें से कुछ अनप्रॉफिटेबल है। मतलब कुछ प्रोडक्ट बेटा आपको पता ही है कि ऐसे होती हैं जब आप 4 में डील करेंगे जिनमें मार्जिन कम होता है या नहीं होता है। इंफॉर्मेशन दी रखी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एरिया ऑफ स्टोरेज स्क्वायर फीट्स में, नंबर ऑफ पार्सल्स, इनवॉइसेस। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे बना हुआ क्वेश्चन। ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे बहुत रेयर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कम बनाया जाता है थोड़ा। अब आपको बताया गया कि फिक्स कॉस्ट है, रेंट, इंश्योरेंस, उसका बेस बताया गया कैसे बांटना, डिप्रिसिएशन बताएगी कैसे बांटना, बेस बताया गया, सेल्समैन की सैलरीज, एडमिन सैलरीज, ये सब। फिर वेरिएबल कॉस्ट बताएगी, वो पर पार्सल या परसेंटेज बेस्ड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछता आपसे, अगर आप ध्यान से देखें सर, ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल तो आप कर ही लोगे। उसके बाद जिस तरह रेंट है 30,000 रुपए का, ये स्क्वायर फीट्स में बांट दोगे, ऊपर स्क्वायर फीट्स पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ पार्सल की रेशियो में बांट दोगे। सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंस सेल वॉल्यूम में बांट दोगे, समझ पा रहे हैं। और जो ये एडमिन एंड वेजेस वगैरह हैं, ये नंबर ऑफ इनवॉइसेस के हिसाब से बांट दोगे। बाकी ये खर्चे तो पहले ही फ्लैट है। तो अब आपने कॉस्टिंग में एक चीज सीईपी का चैप्टर किया होगा, चाहे मेरे से नहीं किसी और से चैप्टर जरूर किया होगा। उसमें आपको पता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है, फिक्स कॉस्ट। सर फिर क्या आता है, सर फिर आता है प्रॉफिट। तो बस यही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है इस सम को समझने के लिए। तो पहले सभी प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आपके सामने, पहला कॉलम टोटल का है, देख के घबराना ना, ABCD जरा आगे, सरकार टोटल एंड में बनाया करे, पहले बना देती है। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो रही है सबसे पहले, फिर वेरिएबल कॉस्ट में आ रही है कमीशन जो कि 4% ऑफ सेल्स है, तो सिंपली सेल्स का 4% किया गया। फिर पैकिंग वेजेस और ऐसी चीजें आ जाती हैं जो 20 पैसे पर पार्सल लिख दिया गया।
फिर उसके बाद स्टेशनरी आ गई है 10 पैसा पर इनवॉइस। तो बहुत ही सिंपल ऐसी चीजें। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सेल में से माइनस करके कंट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है। और एक बहुत अलर्ट होने वाली बात है, एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है। सर ये बहुत बुरा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी सेल वैल्यू इसकी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी नहीं है। ना बनाओ भाई ऐसे प्रोडक्ट, लंगर लगा लो इससे अच्छा, गरीबों का भला कर दो यार। ये तो तुम अपनी जेब से दे रहे हो, बना जितने कर रहे हो, कस्टमर उतना भी प्राइस नहीं दे रहा। तो ये प्रोडक्ट तो मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव। अब इसके बाद फिक्स कॉस्ट आ रही है। फिक्स कॉस्ट में रेंट, डेप्रिसिएशन, सेलमैन सैलरी, एडमिन, इस तरह के खर्चे ये उन्होंने प्रॉपर तरीके से बांट रखे हैं। मतलब जो जो उनके वहां बेच दिए हुए थे वैसे उन्होंने बांट दिए। ऐसा करने के बाद आपके दो प्रोडक्ट लॉस में चले जाते हैं। ऑब्वियस है कि जिसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव था, जिसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव था उसने तो लॉस में जाना ही था। पर एक और प्रोडक्ट जिसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, फिक्स कॉस्ट के बाद लॉस में चला गया, ऐसे प्रोडक्ट को नहीं ड्रॉप करते होते, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ला रहा है। चाहे हो चाहे ना हो, फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम ही रहेगा। स्टिल वो 9,000 रुपये कंपनी को मदद कर रहा है, कमा के दे रहा है। अगर ये बंद हो गया तो ये 9,000 रुपये बंद हो जाएंगे। ये पॉइंट अच्छी तरह समझाए। जैसे मैं इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी मदद लूंगा समझाने के लिए। ये मेरे प्रोडक्ट थे ए बी सी डी, ये थे इनके कंट्रीब्यूशन। एक के लिख लेते हैं। सर पहले वाले में कंट्रीब्यूशन 60,000 लिखें, 60,000 लिख लिया बेटा। अगले वाले में कंट्रीब्यूशन 14,000 नेगेटिव लिखें, सर 14,000 नेगेटिव लिख लिया। सर अगले वाले में 9,000 लिखें, लास्ट वाले में 160 लिखें, 9,160। फिर टोटल, सर टोटल कंट्रीब्यूशन 2,15,000, 2,15,000। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी हम टोटल में रखेंगे फिक्स कॉस्ट, उसको बांटने का कोई फायदा नहीं होता। इट विल रिमेन द सेम इवन इफ यू ड्रॉप द प्रोडक्ट। तो फिक्स कॉस्ट इज लाइक कितना, फिक्स कॉस्ट इज 1.5 लाख। तो इस वक्त ये कंपनी 65,000 का प्रॉफिट कमा रही है। अब बांटो चाहे ना बांटो बेटा, सब मुंह में आया है। फिक्स कॉस्ट में टोटल इतना ही रहना है, बांटने का कोई फायदा नहीं। तो प्रॉफिट कर हमारे 65,000 का। आप देख भी सकते हैं कि ये प्रॉफिट 65,000 का कमा रहे होंगे। बिल्कुल ये टोटल प्रॉफिट 65 का दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए एक सही डिसीजन लिया जाए कि बी इज ड्रॉप्ड, मतलब बी को ड्रॉप कर देना चाहिए बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। बी ड्रॉप होते ही ना ही बी की सेल आएगी, ना ही बी की वेरिएबल कॉस्ट होगी। इट मींस बी पे जो कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो रहा था, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 60,000 की कमाई रहेगी, यहाँ एरिया खाली हो जाएगा, ये 9,000 और ये 160। टोटल यहाँ 2,29,000 रुपये होंगे। इसमें से एफसी माइनस करके 1.5 लाख की एफसी माइनस करके आपके पास प्रॉफिट 79,000 का होगा। मतलब समझ पा रहे हैं, 79,000 का प्रॉफिट। और यही अगर आप मंद गणत बातों में आके फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद वाली फिगर देख के एक और मासूम प्रोडक्ट को ड्रॉप करने का डिसीजन ले लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट है आपका सी। ये देखें सी का ये लॉस देख के तो आप कंपनी का काफी नुकसान कर देंगे। अगर बी एंड सी को ही ड्रॉप कर दिया तो सर ऐसा होना है, यहाँ 60,000 आते रहने, बी निल सी भी निल, और ये 160, यहाँ 220। सर बी और सी दोनों ड्रॉप कर दिए, फिक्स कॉस्ट अभी वही रहेगी, लेस फिक्स कॉस्ट। लो गलत डिसीजन। फिर देखो कम कमा रहे हो, एक अच्छे डिसीजन लेके ज्यादा कमा सकते थे। अभी तो कंपनी ये कमा रही थी,
सही डिसीजन लेती है तो इनकम काफी अच्छी बढ़ सकती थी, देख रहे हैं कि नहीं, इनकम ऊपर जा रही थी आपकी। बट अगर रॉन्ग डिसीजन हो गया तो इनकम नीचे भी आ गई, ये देखें, इससे तो इनकम बढ़ रही है। पर अगर हमने लिया रॉन्ग डिसीजन कि चलो जो दोनों नेगेटिव हैं उन्हें ही ड्रॉप कर देते हैं, सर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो तो ड्रॉप करो यार, प्रॉफिट का क्या करना है, फिक्स कॉस्ट तो वही रहती है। हाँ, अगर आपको जी उसके जाने से फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगी, सर फिर अपने कॉन्सेप्ट चेक करो, वो फिक्स कॉस्ट ही नहीं होगी जो उसके जाने से नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। फिक्स कॉस्ट बिजनेस एज ए होल की है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये समझना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा छोटा सा पॉइंट है, पर आप लोग मेरे हिसाब से होपफुली इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप इतना रिवाइज करें, नेक्स्ट टाइम देखिए।